अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एजुकेशनल वीडियो है और हमने फिजियोथेरेपिस्ट या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनके पास जब भी कैरियर चॉइसेस की बात आती है तो उनके माइंड में दो ही ऑप्शंस आते हैं। या तो वो क्लिनिकल एरिया के अंदर जा सकते हैं पेशेंट्स की साइड पे, या वो एकेडमिक एरिया में आ सकते हैं एज ए लेक्चरर, एंड देन उसके बाद जो भी उसके बाद प्रमोशन है, सीनियर लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल दैट। लेकिन और भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं, और उन्हीं फील्ड्स में से एक फील्ड को हाईलाइट करने के लिए हमने आज की वीडियो के अंदर इनवाइट किया है डॉक्टर जैनब अकील खान को। तो वेलकम डॉक्टर जैनब। Thank you so much. तो वीडियो के स्टार्ट के अंदर डॉक्टर जैनब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपकी फील्ड क्या है और आप कहाँ काम कर रही हैं, आपकी किधर से ग्रेजुएशन है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले और फिर हम इस वीडियो को आगे लेकर चलें। ठीक है जी, सबसे पहले आई शुड स्टार्ट विद माय नेम। सो माय नेम इज़ ज़ैनब अकील खान एंड आई डिड माय डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी फ्रॉम जेपीएमसी, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ तो आपको पता है कराची में जो सबसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि पायनियर भी है फिजियोथेरेपी का, वो जेपीएमसी है। तो मैंने 2017 में अपना डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई थी दिसंबर 2017। एंड देन आई डिड माय हाउस जॉब फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट जेपीएमसी। और फिर मैंने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कराची कैंपस से मैंने अपना मास्टर्स किया एपिडेमियोलॉजी के अंदर एंड बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। और जब से मैंने अपना मतलब ग्रेजुएट किया था डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में, जब से मैं एज अ रिसर्च फेलो काम कर रही हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ एयू हॉस्पिटल के अंदर। और ये मेरा भी ऑलमोस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च में। अच्छा डॉक्टर जैनब, जैसे आपने बताया कि आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही रिसर्च एरिया के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब तक आपने जितना भी काम किया है उसके बारे में ब्रीफली हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने इस एरिया के अंदर क्या क्या काम किया। अच्छा, जब तक मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डेफिनेटली आई वर्क इन ऑर्थोपेडिक सिस्टम। तो हम लोग जितनी भी रिसर्चेस करते थे दे ऑल वर बेस्ड ऑन ऑर्थोपेडिक सर्जरी और उसके ही आउटकम्स। तो मैं मेरी हमारी टीमें जो एक ट्रॉमा सर्जन हैं, स्पोर्ट्स सर्जन हैं और बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑन्कोलॉजी सर्जन हैं। तो ज्यादातर जो मेरा काम था वो इनिशियली तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स सर्जरी के की रिसर्चेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था कि जैसे एसीएल इंजरीज हो गई उनकी मैनेजमेंट और उनके आउटकम्स, केसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद क्या आउटकम्स होते हैं और कौन सा ग्राफ जो है वो चॉइस ऑफ ग्राफ जो है वो बेटर आउटकम्स देता है और कौन से ग्राफ सुपीरियर है। इसके अलावा जो है और हमने इससे रिलेटेड स्टडीज करी। उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया डाउ से तो फिर मैंने कुछ रिसर्चेस पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी करी, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा था तो वन ऑफ द सब्जेक्ट वाज पब्लिक हेल्थ। तो मैंने उसमें भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने कुछ सर्वे बेस्ड चीजें उसके ऊपर करी, जिनमें से एक स्टडी है टेली मेडिसिन के ऊपर जो बेस थी कि जब कोरोना आया तो सब डॉक्टर्स जो है उन्होंने टेली मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था। तो हमने अपने हम्म। एक सर्वे में ये देखा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज्यादा सेटिस्फाई होती है या उनका क्या परसेप्शन है अबाउट टेली मेडिसिन। तो उसके हम्म। रिजल्ट हमने पब्लिश करे इंटरनेशनल जर्नल में। ऑलराइट। तो डॉक्टर जैन, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के एरिया को कि आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही काम करना स्टार्ट किया, फिर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ, स्पोर्ट्स सर्जन के साथ आपने मिलके काम किया रिसर्च एरिया के अंदर। तो जो अगर हम अपने ग्रेजुएट्स की बात करें, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस के हैं, तो वो इस फील्ड की तरफ उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम इसमें भी काम कर सकते हैं। तो हम्म। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये एरिया कैसे चूज किया? आपको किसी ने इस एरिया के बारे में बताया, या ये सारी चीज जो ये आपका पूरा जर्नी है 4 साल का, ये कैसे स्टार्ट हुआ? टू बी ऑनेस्ट ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और इसका आंसर जो है वो बहुत इम्प्रेसिव या बहुत मोटिवेशनल नहीं है, बिकॉज इट वाज हम्म। ऑल स्टार्टेड इस तरीके से कि आप समझ रहे हैं कि एक बस मैंने जब ज्वाइन किया था अपने सर्जन्स को तो आई वाज देयर इंटर्निंग। तो मैंने एज अ इंटर्नी, जैसे कि बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ। तो मैं जब हम्म। फोर्थ ईयर में थी तो मैंने उन लोग के साथ वैसी इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी एंड देन इवेंचुअली जब मैं फाइनल ईयर में आई और जब मैंने ग्रेजुएशन मेरा खत्म होने वाला था तो फिर उनको उनको ये रियलाइज हुआ कि दे वांट अ रिसर्च फेलो इन देयर टीम। और मैं उस टाइम उनके पास थी टीम में, तो फिर दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन देम एज अ हम्म। रिसर्च फेलो। तो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस। तो इनिशियली मुझे भी इतना ज्यादा, मगर ये था कि जो
अब हमारे यहाँ थोड़ी सी लैकिंग ये भी होती है कि जब बच्चे फाइनल ईयर में आते हैं, चाहे वो डीपीटी के स्टूडेंट्स हो, और इवन वर्स्ट केस सिनेरियो है एमबीबीएस के अंदर, कि जब वो लोग फाइनल ईयर में होते हैं तो डेफिनेटली आपको एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रोजेक्ट करना होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब बिल्कुल। उसमें आपको कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रिसर्च जो है वो एक बहुत बड़ा बर्डन है या बहुत मुश्किल है। मेरे साथ एक लकी बात ये हुई थी कि मेरे जो मेंटोर थे, रिसर्च मेंटोर जेपीएमसी में, तो ही वॉज वेरी मोटिवेशनल। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा थ्रू आउट माई रिसर्च जर्नी। जो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, तो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट तो था। और फिर हुँ, सर्जन जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर मुझे फिर गाइड करना शुरू करा, और फिर उस तरीके से ट्रेन करना शुरू करा कि यू शुड लर्न दिस, यू शुड डू दिस। तो फिर मैं इस तरीके से रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हो गई, और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर मैंने प्रॉपरली फिर यहाँ पे जैसे एज अ जॉब स्टार्ट कर दी एज अ रिसर्च फेलो। एंड देन दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्ट्स। फिर मेरा खुद भी इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके। सो आई थिंक दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो अब जो आप रिसेंटली वर्क कर रही हैं, उसके अंदर सिर्फ़ आप रिसर्च के एरिया में काम कर रही हैं या आप एज़ ए फिज़ियोथेरेपिस्ट क्लिनिकल भी काम कर रही हैं? मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम मैं करती थी, करती हूँ भी, और हुँ, थी बहुत पहले। तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आई वाज अपॉइंटेड एज रिसर्च फेलो एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं जो है एज अ फिजियोथेरेपी 2 इयर्स, जब मैंने ग्रेजुएशन के जो मेरे हुँ, इनिशियल 2 इयर्स थे, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा क्लिनिकल साइड को भी फोकस किया, क्योंकि उस टाइम आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द क्लिनिकल साइड। क्योंकि डेफिनेटली जब आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो यू हैव दैट मोटिवेशन टू डू द क्लिनिकल हुँ, साइड, और आप हर किसी को क्लिनिशियन ही बनना होता है इनिशियली तो ना। तो हुँ, फिर जो है, फिर जब मैं थर्ड ईयर में आई, तो जब मैं अपने प्रोफेशनल थर्ड ईयर में आई, लाइक जब मैं 3 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल हो गई, तो फिर मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी ब्रिटिश मेडिकल हुँ, प्रैक्टिस के अंदर, विच वाज आल्सो अ पार्ट हुँ, ऑफ माय आर हॉस्पिटल, एओ हॉस्पिटल। तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी करा, एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर जो है, फिर ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि अभी जो 6 मंथ्स हैं, उसके अंदर मैंने लास्ट 6 मंथ्स में मैंने क्लिनिकल साइड बहुत कम कर दी। अगर आप ये हुँ। समझे कि 70% मैंने अपने रिसर्च में अपने आप को करा हुआ है, और बाकी 30% इज माई क्लिनिकल साइड। तो ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही, आई एम नॉट कम्प्लीटली डिटेच विद द क्लिनिकल साइड, बट ये है कि आई थिंक आई एम मोर इनटू रिसर्च नाउ। ओके, तो डॉक्टर ज़ैनब, इसी आपकी इसी बात से मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैरियर गैप्स होते हैं हमारी फील्ड के अंदर डिफरेंट, कि कोई ऐसा कैरियर है जिसके अंदर लोग कम हैं, लोग उसको नहीं जानते, गैप ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो रिसर्च का एरिया है, क्योंकि आप हम्म। पिछले 4 साल से काम कर रही हैं, तो रिसर्च के एरिया में क्या फिजियोथेरेपिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए गैप्स मौजूद हैं, या इस एरिया में भी सैचुरेशन हो चुकी है, जैसे हम एकेडमिक्स और क्लिनिकल साइड पे देख रहे हैं? नहीं, इस जो एरिया रिसर्च में, देखिए रिसर्च तो हर कोई कर लेता है, मगर जैसे आप किसी को भी अगर बोलें कि आपकी रिसर्च में क्या पब्लिकेशंस हैं या आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, तो वो पाकिस्तान में जो रिसर्च का मतलब लिया जाता है और दुनिया भर में जो मतलब लिया जाता है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। और ये बात हुँ, की रियलाइजेशन मुझे जब हुई, जब मैंने भी अपनी फेलोशिप करी है स्विट्जरलैंड से 3 मंथ्स की। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग रिसर्च को, हम लोग तो बहुत सुपरफिशियली ले रहे होते हैं कि बस कोई भी, हाँ, क्योंकि हमें मकसद, हमारा रिसर्च का पर्पस ही अलग होता है उनसे ना। हमारा हुँ, तो ये पर्पस होता है कि हम लेक्चरर बन जाएं, फिर सीनियर लेक्चरर, हुँ, फिर हम प्रोफेसर तक जब तक नहीं पहुंचे। बस अगर प्रोफेसर कोई बन गया, फिर तो उसकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है रिसर्च करने की। हुँ, या वो सिर्फ नाम क्या रिसर्च कर रहे होते हैं, अपने उनके करवा रहे होते हैं, जो उनके जो भी नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक ये हमारा कॉन्सेप्ट ही रिसर्च में गलत है। मगर अब ये अच्छी बात ये हुई है कि अब क्योंकि एचईसी ने सबको बाउंड किया हुआ है कि आपने रिसर्च तो हर चीज में करनी है। तो अब हुँ, जिनको रिसर्च नहीं करनी आती, या जिनको जिनके पास टाइम नहीं है, कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई कंसल्टेंट है, या कोई इस तरह के लोग हैं, या बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो है जिनको जरूरत है रिसर्च एसोसिएट्स की, या वो करवाना चाहती हैं, ड्रग ट्रायल्स करवाना चाहती हैं, डिफरेंट चीजों के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो वो हायर करती हैं पूरे पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट्स उनके पास बने हुए होते हैं। तो हुँ, डेफिनेटली उनको वही लोग चाहिए जिनको डेटा एनालाइज करना आता हो, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग आती हो, जिनको नो हाउ हो रिसर्च के बारे में। अब अगर हुँ, आप इस बात से अंदाजा लगा लें सेचुरेशन की स्टीम की, कि जो मेरे डाउ में जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो तकरीबन आप कह लें कि रिसर्च का ही पोस्ट ग्रेजुएशन था। इट्स लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी, विच इज लाइक हुँ, रिसर्च थिंग। वो पूरा रिसर्च बेस्ड ही प्रोग्राम था। तो उसके अंदर इतने हम लोग सिर्फ 7 8 स्टूडेंट्स थे। तो मैं, और 15 ने अप्लाई किया था, तो देखें एप्लीकेशंस कितनी कम आई थी, और उसमें से फिर 7 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए।
तो इतना हुँ, मतलब हर ईयर, और अगर आप कंपेयर करें इसी को फिजियोथेरेपी के पोस्ट ग्रेजुएशन से, पब्लिक हेल्थ के पोस्ट ग्रेजुएशन से, या कोई और पाथवे जिसको वो लोग चूज कर रहे होते हैं, कोई भी, या एमबीबीएस वाले अगर एफसीपीएस में जा रहे होते हैं, तो एफसीपीएस में आप देखें कितनी एप्लीकेशन आती हैं, तो कितनी सेचुरेशन होती है और हुँ, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इस फील्ड के अंदर इतनी अभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि हमें बचपन से बताया जा रहा होता है जब हम अंडर ग्रेड में होते हैं कि नहीं, रिसर्च तो हुँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर्स को करनी नहीं आ रही होती, तो वो ये हुँ, हुँ, कह देते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल है। तो अगर हुँ, अगर आपके सुपरवाइजर को रिसर्च करनी आती है, तो डेफिनेटली वो फिर आपको उस तरीके से बताएगा कि ये मुश्किल नहीं है, ये वैसी है जितनी मुश्किल डॉक्टरी है, या जितनी मुश्किल क्लिनिकल फिजियोथेरेपी है, या जितनी मुश्किल सर्जरी है, या कोई और चीज है। क्योंकि डेफिनेटली एफर्ट तो आपको हर चीज में पुट करनी है ना, चाहे आप कोई क्लिनिकल साइड भी अगर आप चूज करें, तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ पीस ऑफ केक अगर आपने मीडियोकर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनना तो। हुँ, अदरवाइज यू ऑलवेज एग्री। हैव अ चॉइस कि आप एक बुरे प्रोफेशनल बन जाएं और मेहनत ना करें। बट अगर आप हुँ। हार्ड वर्क करें, तो फिर आई थिंक रिसर्च इज जस्ट एज इजी एज एनीथिंग एल्स। तो ज़ैनब, तो इसके जैसे अब अंदर आपने कहा सैचुरेशन। कि आपने कहा कि गैप काफ़ी ज़्यादा है, सैचुरेशन नहीं है अभी तक इस फ़ील्ड के जी अंदर। जिस तरह आपने जी। बताया कि एप्लीकेशन ही टोटल 15 आई जो आपने प्रोग्राम किया। तो इसके अंदर जी। कैरियर्स मौजूद हैं, जिस तरह हम अगर बात करें क्लिनिकल की, तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की सीट्स हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट्स पंजाब साइड पे तो बेतहाशा बन गए हैं। कराची वाली साइड पे भी मुझे लगता है कि सेम सिचुएशन होगी। तो जो बहुत बन गए, जो बहुत बन गए। जो स्टूडेंट्स रिसर्च के एरिया के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, और उस तरीके से जैसे आपने बताया कि बाहर के लोग रिसर्च को अलग तरीके से लेते हैं, सिर्फ पब्लिकेशन या हम्म। एकेडमिक सेक्टर में प्रमोशन मेन पर्पस नहीं है। तो आप इसके बारे में हम्म। गाइड करें कि कैरियर्स क्या-क्या हो सकते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी? देखिए, अगर आपने नेशनल लेवल की अगर हम सबसे पहले बात करें, तो नेशनल लेवल में डेफिनेटली इन पाकिस्तान, जैसे कि हर करियर चॉइस के अंदर देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप अगर कर भी लें, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि अगर हम ये वाला मास्टर कर लें जो आपने किया है, तो व्हाट आर करियर चॉइसेस, और हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब हुँ, ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आंसर। ये मतलब हुँ, मैं किसी को गारंटी नहीं दे सकती कि आप ये वाली डिग्री करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी या आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। समटाइम्स इट्स ऑल लक। अगर मैं अपना करियर भी देखूं, तो जो है डेफिनेटली इट्स आई हैव बीन वेरी लकी कि आपको जिस तरीके के लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, या जिस तरीके का हुँ, आपका वो होता है, उस तरीके से ही आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होने लग जाती है एंड यू बिकम वन ऑफ देम। तो इस तरीके से हो रहा होता है। बट अगर अगर जैसे हम इसकी बात करें कि नेशनल लेवल्स के ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और हम क्या क्या हुँ, चीजें अवेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब जैसे जितने भी बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे इस तरह के हॉस्पिटल हैं, वेरी श्योर लाहौर में भी होंगे, कराची में आगा खान है, या जो साउथ सिटी है, या इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हमारे एयू हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी आती है एंड यू कैन अप्लाई देयर। और फिर आप उसमें उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आप रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करें, तो यू विल गेट दी जॉब। और लोगों को मिलती भी है डेफिनेटली, ऐसा भी नहीं होता, मेरिट बेस्ड भी लोगों को मिलती है जॉब। तो अगर आप करियर चॉइसेस देखें, तो आप रिसर्च फेलो बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट। अगर आप और भी ज्यादा मतलब एडवांस आपका करियर हो गया, तो आप रिसर्च मैनेजर भी बन सकते हैं। रिसर्च स्पेशलिस्ट की एक पोस्ट होती है जो भी मिलती है लोगों को, और हुँ, उसमें बहुत ज्यादा पर्क्स भी होते हैं उस फील्ड के। इस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है जो हायर करी हैं, बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आई डोंट वांट टू नेम, फायदा होता है उनकी भी एक पब्लिकेशन अगर इंटरनेशनल लेवल हुँ, पे आ जाती है, या कॉन्फ्रेंसेज में कुछ कुछ प्रेजेंट करना है, तो दे नीड ऑथेंटिक फाइंडिंग्स। मगर उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डिग्रीज से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो जो लोगों को समझना चाहिए, हमारे यहाँ स्पेशली, कि स्किल सेट आपके पास क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारा, आपके पास किसी के पास बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, बट दे लैक स्किल्स है। अगर कोई बिल्कुल। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनली बात करें, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनली आपको जो फायदा होता है रिसर्च के बैकग्राउंड से, वो ये फायदा होता है, एक तो आपको जो है, अगर आप किसी भी प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं कि भाई मेरा ये रिसर्च बैकग्राउंड है, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर आपके साथ काम करना जब चाहेगा, चाहे वो फेलोशिप हो, चाहे वो पीएचडी पोस्ट हो, या चाहे वो कोई भी चीज हो आपके, क्योंकि हम लोग वैसे भी एक मिडिल इनकम कंट्री से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान हुँ, से ताल्लुक है। तो अगर वो कोई भी आपको बुलाना चाह रहा है, आपका वीजा स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उसको भी इन रिटर्न यू शुड ब्रिंग समथिंग टू देयर टेबल, तो ही वो आपको बिल्कुल। बुलाएगा, या तो ही वो आपको कुछ वो करेगा।
तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि भाई आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितना काम किया हुआ है। फिर जब वो आपकी सीवी देखते हैं और वो आपकी पब्लिकेशंस देखते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि आप जब उनकी टीम में आ जाएंगे, जब आप अगर वो आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें तो फिर दे विल ऑल्सो गेट समथिंग, कि वो आप हुँ, उनको हेल्प करेंगे पब्लिकेशंस में, या आपका स्किल सेट उस तरह का है कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें भी अब्रॉड भी डेफिनेटली आपको रिसर्च बड़ी हेल्प करती है। जैसे स्कॉलरशिप जितनी भी आती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है रिसर्च पब्लिकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी अभी हुँ, रिसेंट केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जिनकी 10-10 12-12 पब्लिकेशन थी एंड दे गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बिग स्कॉलरशिप्स, हुँ, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और इस तरीके की स्कॉलरशिप। तो वो एक सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, मगर इससे ये होता है कि आप एक सुपीरियर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी अगर ये वाली जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं तो इसके अंदर जो है वो सब सब अप्लाई करें। इंटरनेशनल आपका हुँ, कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं है, आपका कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है। अगर उनके बिल्कुल। पास 50 एप्लीकेशन आई हैं या 500 एप्लीकेशन आई हैं और उसके अंदर अगर आपकी सीवी सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टैंड आउट कर दी, सबके पास वर्क एक्सपीरियंस था, सबके पास सब कुछ था, मगर अगर आप इसलिए स्टैंड आउट कर गए कि आपके पास पब्लिकेशन थी और जो दूसरे लोग थे उनके पास पब्लिकेशन की ज्यादा नहीं थी, तो डेफिनेटली यू हुँ। विल गेट सेलेक्टेड। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही होती हैं और ये जो है कि आपकी चीज में आपको ऐड कर देता है, आपकी वैल्यू ऐड कर देता है। इसमें डॉक्टर ज़ैनब मतलब जो टॉपिक अभी आपने स्टार्ट किया वो मेरा बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने उसको एड्रेस कर दिया कि स्कॉलरशिप्स एंड रिसर्च पब्लिकेशंस। तो इसमें अगर हम बैचलर लेवल पे बात करें कि अगर एक जो ग्रेजुएट है उसकी सिंपल डीपीटी है और वो एमएस के लिए अप्लाई कर रहा है, हम्म। या उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, हम्म। तो दे जो पब्लिकेशंस है या रिसर्च एरिया में उसका काम है उस स्टूडेंट का, ग्रेजुएट का, तो हम्म। इट प्लेस सम रोल एज कम्पेयर टू वन के जिसकी कोई यस। पब्लिकेशन या रिसर्च एरिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में बताइए। एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए, ये कर रहा होता है, ये आपको हेल्प तो करता है सिलेक्शन में, जिस तरह मैंने बताया कि ये इट विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू टू यू, बट जो स्कॉलरशिप्स होती है उनके अपने अपने और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, वो आपका बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके लेटर ऑफ वो हो गए, रिकमेंडेशन हो गए कि आपके जो रेफरी हैं वो कौन बने। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप आपके रेफरीज जो है उनको भी गूगल स्कॉलर पे डाल के चेक करते हैं कि उनकी कितनी पब्लिकेशन है और उनका रिसर्च एरिया क्या है था और उनका काम किस क्वालिटी का है। क्योंकि जब आपका मेंटोर क्वालिटी वाला है तो ये आप डेफिनेटली आपका आप अपने मेंटोर का ही आउटकम है। तो वो लोग अपने आपके जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहे हो तो भी उसमें भी आपको देखना चाहिए बहुत सारी चीजों को ना, कि आपका प्रोफेसर किस लेवल के हैं, और फिर आपको अच्छे लेवल का जो प्रोफेसर है उससे रिकमेंडेशन मांगनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, वर्क एक्सपीरियंस आपका हो गया और फिर आपकी पब्लिकेशन होगी। कि जैसे मैंने हुँ, बताया कि ये 3-4 चीजें जो होती है ना, ये तो बड़ी कॉमन होती है, सबके पास होती है। कि हुँ, रिकमेंडेशन लेटर भी बच्चे, जाहिर सी बात है, आप यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपने पढ़ा है तो हुँ, आपके पास प्रोफेसर होंगे, आप कर सकते हो। लेटर ऑफ हुँ, मोटिवेशन आप कोई भी अच्छा लिख सकते हैं, इतने सारे हजारों कंसल्टेंट है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। मगर पब्लिकेशन एक ऐसी चीज होती है कि जो अगर आपने करी हुई है ग्रेजुएशन में मेहनत, या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कुछ काम किया हुआ है रिसर्च में, तो ही आपके पास पब्लिकेशन होगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू गेट इट। अब क्या होता है पाकिस्तान में, ऐसा है कि पाकिस्तान में बच्चों को ना एडमिशन मिल भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, या आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हैं, आप चले गए, आप इटली चले गए, इटली में एडमिशन इजी है कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जो है टर्की लोग चले जाते हैं। चले तो वो जाते हैं, मगर फिर क्या होता है, विदाउट एनी रिसर्च बैकग्राउंड या कुछ भी वो कर लिया उन्होंने, एमफिल के लिए चले गए या जो है एमएस विद रिसर्च के लिए चले गए, फिर बाद में उनके लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि उनके पास आपको एडमिशन तो मिल जाता है, क्योंकि एडमिशन बिल्कुल। मिलना इज नॉट अ बिग डील। अगर आप 3 कंट्रीज में अप्लाई करें और 3 कंट्रीज के अगर आपने छह यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया, यू विल गेट एडमिशन हुँ, इन वन यूनिवर्सिटी, सो इट्स नॉट दैट मच बिग डील जितना लोगों ने बनाया हुआ है। बट हुँ, मसला ये होता है फिर जब आप चले जाते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे होते हैं और वहां पे जो हम काम कर रहे हैं रिसर्च में, उसमें बड़ा हुँ, फर्क है। तो अगर हुँ, आपको यहाँ पे भी, अगर आपको कुछ नहीं पता रिसर्च के बारे में, तो आप जब वहां जाते हैं तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि ओह, ये हम कहाँ पर आ गए, दिस इज अ कंप्लीट न्यू हुँ, वर्ल्ड। और फिर वो जो है फिर इधर उधर हेल्प मांगते फिरते हैं कि मेरे प्रोफेसर, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है ना कि हमारे यहाँ तो हर चीज स्पून फीडिंग के ऊपर चल रही होती है ना, कि आपके टीचर ने भी जान छोड़ाई आपको स्लाइड्स लेके, आपने भी अपनी जान छोड़ाई स्लाइड्स पढ़कर, काम हो गई। मगर वहां पे वो बिल्कुल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पूरी पूरी, कि भाई आपने जो है ना ये चीज करके दिखानी है, ये चीज करके दिखानी है। हुँ, तो जब तक आपके पास स्किल सेट्स नहीं होंगे आप करके दिखा नहीं सकते।
तो फिर ये होता है, हुँ, फिर आप इधर-उधर हेल्प के लिए जाते हैं कि ओहो! यहाँ पे क्या हो गया? या फिर बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। ऐसे भी केसेज़ होते हैं कि आपने लोग हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पीएचडी स्टार्ट करते हैं और फिर वो गिव अप हुँ, कर देते हैं बीच में, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारा टॉपिक मुझे क्या चूज़ करना था या मैंने क्या ले लिया और अब मुझसे तो हो ही नहीं हुँ, रहा, इतना मुश्किल है, और फिर दे एंड अप डूइंग सम ऑड जॉब्स इन अब्रॉड। तो इस तरीके से भी होता है। तो ये है कि हुँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपका अब्रॉड का प्लान है, तो एट लीस्ट यू शुड हैव रिसर्च बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड। ऑलराइट। तो ये बिल्कुल आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऐड की। तो इसके जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि रिसर्च फॉर क्लिनिशियंस के अगर कोई क्लिनिशियंस हैं, वो अपना फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक रन कर रहे हैं या एमबीबीएस प्रोफ़ेशनल्स हैं या कोई और प्रोफ़ेशनल्स हैं जो अपना क्लिनिकल एरिया भी साथ लेकर चल रहे हैं, वो रिसर्च को अपने हुँ, हुँ। जो उनका क्लिनिकल वर्क है उसके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं? अच्छा, मैंने जो क्लिनिक किया था, जब मैं क्लिनिशियन थी, मतलब कि फुल टाइम क्लिनिशियन भी थी और रिसर्चर भी थी, तो मेरे मैं ये करती थी कि आई ट्राई टू रीड एट लीस्ट वन पेपर, वन क्लिनिकल पेपर ऑन डेली बेसिस। तो उससे ये होता था कि आपको जो है, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी एक अच्छा आइडिया होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एडेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट आया है या आपके पास बैक एक का पेशेंट आया, क्योंकि इसके ऊपर ही ज्यादातर रिसर्चेस फिजियोथेरेपी में होती हैं। तो आप जो है फिर उसको सर्च करें कि भाई क्या-क्या इनके नए न्यू प्रोटोकॉल्स हैं या क्या इस तरीके की चीज़ें हैं। तो फिर आप उसके थ्रू रिसर्च को, मतलब ये होता है कि फिर आपको मोटिवेशन मिलती है पढ़ने के लिए, कि अगर आपके पास पेशेंट ओरिएंटेड, क्योंकि क्लिनिशियंस जो होते हैं डेफिनेटली दे आर वेरी पेशेंट ओरिएंटेड। तो आपको अपनी रिसर्च को भी लिंक करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ, अदरवाइज देयर इज नो मोटिवेशन टू डू एनी रिसर्च, या आप कोई भी पेपर पढ़े उसकी कोई मोटिवेशन नहीं होती। मगर अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर बनाना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हम सबको रटा हुआ ही है, और उससे उसके आउटकम्स भी बड़े अच्छे होते हैं जो हम लोग अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई कॉमन पेशेंट है वहाँ पे एडिसिव कैप्सुलाइटिस या बैक एक, नेक एक, तो जो हमने अपनी डीपीटी में पढ़ा हुआ है या जो हम ट्रेडिशनल मैनुअल थेरेपीज या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो दैट रियली वर्क्स, और उसमें भी हम उतने अच्छे आउटकम ला रहे होते हैं। बट डेफिनेटली रिसर्चेज जो हो रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है और उसकी हुँ, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है जो हम चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे, मतलब एज अ क्लिनिशियन आपने जैसे कोई केस देखा, अगर आप दिन में 10 पेशेंट देख रहे हैं, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्च फॉर 10 केसेस इन अ डे एंड रीड रिसर्च पेपर, बट एटलीस्ट अगर हुँ, आपने 10 पेपर देखे तो उनमें से कोई एक केस आप उसको गूगल स्कॉलर पे सर्च करके और उसके बारे में आप रिसर्च पेपर जरूर पढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज हुँ, पॉसिबल। तो इस तरीके से आप अपने इसको, और ये होता है क्योंकि क्लिनिशियंस जो है वो ज्यादातर, चाहे वो एमबीबीएस के क्लिनिशियंस हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो कोई और डॉक्टर्स हो, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, वो जो है, मतलब जाहिर सी बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अलाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस विद रिसर्च। और बहुत सारे लोग नहीं करना, डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी एक बिजी क्लिनिशियन भी हैं और फिर आप रिसर्च भी करें। मगर इस तरीके से अगर आप करेंगे थोड़ा 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 एटलीस्ट डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर ये होगा कि एटलीस्ट आप कुछ तो कनेक्टेड रहेंगे रिसर्च से, और फिर रिसर्च हुँ। करें। रिसर्च करना बहुत जरूरी, रिसर्च पढ़ना और रिसर्च करना क्लिनिशियन के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें डॉक्टर है ना मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी ग्रेजुएशन के दौरान सब्जेक्ट होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और उसको हम सब पढ़ हम्म। के आए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी को उसका असल मतलब नहीं पता कि एविडेंस बेस्ड बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसे। क्या है। कि सपोज आपने एक जो अपनी ग्रेजुएशन में 2015 में एक बुक पढ़ी है जहाँ पे किसी एक मोडेलिटी का इफेक्ट लिखा है कि इस मोडेलिटी लगाने से पेन रिलीफ होता है, लेकिन उस हम्म। जो वो बुक है जो आपने 2015 में पढ़ी है वो बुक पब्लिश हुई थी 2008 में। और इस बिल्कुल ऐसे ड्यूरेशन ही। के अंदर कुछ ऐसी नई रिसर्चेज़ आई हैं जिन्होंने प्रूव कर दिया कि वो मोडेलिटी अब काम नहीं करती या उस मोडेलिटी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो यूज़ नहीं करनी या वो बैन हम्म। हो चुकी है। लेकिन क्योंकि आप हम्म। रिसर्च के साथ लिंक नहीं हैं, आप रीसेंट आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, आपने वही जो चीज़ें रटी थी अपनी ग्रेजुएशन में उसी को लेकर चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे। नो डाउट कि आप रिसर्च से तो दूर हैं, लेकिन आप एक टाइम आएगा पेशेंट से भी दूर हो जाएँगे क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट को असर नहीं पेशेंट। पड़ेगा तो पेशेंट ने भी हम्म। आपके पास नहीं आना। तो ये बिल्कुल ईबीपी के ऐसे लिए ही। भी हमारे पास एक बड़ा ज़रूरी एरिया है कि अगर आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो रीसेंट जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, जो आप जिस डोमेन के हम्म। पेशेंट्स देख रहे हैं, आप उनसे अवेयर रहें। अवेयर है, उसका तरीका ये होता है कि जो है ना, आप अपने आप को लिंक कर लें ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपको बार बार अपडेट्स मिलती हैं। हमारे लोग का क्या है, हर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मगर जहाँ हमें एक्टिव होना चाहिए बेसिकली हम वहां पर एक्टिव नहीं होते। जैसे कि लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे हुँ, अगर आप आपके पास कनेक्टेड हैं वो वाले लोग जो कि आपके प्रोफेशन के हैं और जो अपनी
मतलब लीड कर रहे हैं चीजों को, कि कोई बैक एक स्पेशलिस्ट है या कोई और वो है फिजियोथेरेपिस्ट है जो शोल्डर स्पेशलिस्ट है, तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली यू विल गेट दी अपडेट्स, क्योंकि हर कोई लिंक्डइन पे अपनी हुँ, रिसर्चेस भी पब्लिश वो कर रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है। या रिसर्च गेट के नाम से एक वो है प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप बिल्कुल। अपनी आईडी बना सकते हैं। तो वो आपको नोटिफिकेशन दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन से आपको याद आता रहता है कि भाई ये मुझे मतलब ये एक रिसर्च पेपर आया है, ये एक या आप अपने आप को जर्नल के साथ, वो जो फिजियोथेरेपी के जर्नल्स हैं उनमें आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, बहुत सारे फ्री जर्नल्स भी हैं, ओपन एक्सेस हैं। हुँ। तो वो क्या होता है, वो आपको मेल के थ्रू या किसी के थ्रू आपको बार बार अपने आर्टिकल्स बताते रहते हैं। तो फिर ये होगा, कोई भी अगर आपकी प्रैक्टिस का से लिंक कर रहा है तो आप वहीं के वहीं आपको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि आपने इसको रीड करना है। तो इसके साथ ही डॉक्टर ज़ैनब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो फिजियोथेरेपिस्ट हमें या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आएँ, रिसर्च के एरिया के अंदर, लेकिन अब हम्म। तक उनके पास कोई लर्निंग नहीं है, वो न्यू हैं, तो आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वेयर टू स्टार्ट? कि अगर उन्होंने स्टार्ट लेना है, तो वो किधर से स्टार्ट करें और क्या अपनी रूटीन बनाएँ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता इस फील्ड से उनकी अवेयरनेस बढ़े और फिर वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकें? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ मिस्टेक करते हैं, कोई भी अगर जिसको भी कोई रिसर्च में स्टार्ट करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सबको डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि जो है जैसे हमें अपने प्रोजेक्ट में कर लें, हमें प्रोजेक्ट, उनको कुछ नो हाउ नहीं होती, एंड दे स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस टू एवरीवन ऑलमोस्ट, कि जो है ना हमें रिसर्च प्रोजेक्ट में ले लें। अब रिसर्च प्रोजेक्ट में लेने का बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो इफ दे डोंट ट्रस्ट यू, then definitely they can't you can't be part of their research। तो अब क्या होता है कि आपने सबसे पहले शुरू कहाँ से करना होता है, अगर आप जीरो पर हैं तो आपको वन पे आना पड़ता है पहले, फिर आपने टू पे आना पड़ता है, फिर आपने हल्के हल्के अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होता है। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग जो होती है, यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ एंड देन यू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। तो सबसे पहले आपको, अगर सबसे बड़ी हमें पता है कि सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आजकल है वो यूट्यूब है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे मतलब उनकी जो रिसर्च की बेसिक्स हैं उसको तो पढ़ना शुरू करें ना, कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल आप करें कि हाउ टू डू रिसर्च, अगर आप टाइप करेंगे आपके पास 50 वीडियोस आ जाएंगे, और उनमें से फिर आप चूज कर लें कि भाई आपको आपके ब्रेन माइंड के साथ कौन सी वीडियो जो है वो अलाइन कर लिया, कौन सा जो मेंटोर है वो आपकी तरह समझा रहा है जैसे आपको समझ आता है, आप उनको चूज करके उनको सब्सक्राइब कर लें अपने उसके ऊपर, और फिर उनकी वीडियोस को फॉलो करें कि भाई रिसर्च का आप हाउ टू डू रिसर्च हो गया, या जो है ना बेसिक हाउ टू डू लिटरेचर सर्च, या हाउ टू डू व्हाट आर कॉमन रिसर्च डिजाइन। इन सारी चीजों को करने के बाद एंड देन यू कैन, फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि आप कोई कोर्स कर लें। अब कोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए अपने बर्बाद करें, या आपको जो है जैसे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स इतना फाइनेंशियल बर्डन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जा जाके 10,000 की वर्कशॉप करें या कुछ करें, तो आप इजीली कोर्सेरा के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे अगर आप कुछ भी डालेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मेडिकल रिसर्च, हाउ टू राइट अ मेडिकल रिसर्च पेपर, हाउ टू डू सिस्टमैटिक रिव्यू, हाउ टू डू लिटरेचर सर्च, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे। और वहां पे अच्छी बात ये है कि यू विल गेट द सर्टिफिकेट, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के होते हैं, कि जो है ना वहाँ पे एफिलिएटेड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज भी कोर्स ऑफर कर रही हैं, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, सब ऑफर करती हैं वहाँ पे कोर्सेज। तो अगर आप वहां पर जाकर, आप फाइनेंशियल एड का वहां पर ऑप्शन है, अगर आपको कोई कोर्स करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 15 दिन के बाद, तो आज आप उसको फाइनेंशियल एड के ऑप्शन में जाके क्लिक करें और उसके लिए अप्लाई कर दें आप। जब आप अप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल एड के लिए, 15 दिनों में आपको फाइनेंशियल एड की मेल आ जाएगी कि आपकी अप्रूव हो गई है, और वो कोर्स जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि किसी मामूली यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, जो बड़ी बड़ी जितनी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से किसी एक का होगा। तो जो है इस तरीके से भी आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, या इस तरीके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो गई, ये आपको इस तरीके फ्री में अवेलेबल चीजें नहीं होती, मगर कोर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली अवेल कर सकते हैं सर्टिफिकेट, जो अपने आप सीवी में भी वो कर सकते हैं कि आपने हुँ, हुँ। कोर्सेरा से इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया। तो ठीक है, इस तो तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल अगर हो। मैं इस जी, जी। अगर मैं इस बात को कन्क्लूड करूँ, तो बेसिकली कि अगर कोई रिसर्च की फ़ील्ड के अंदर आना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि वो डायरेक्ट उन हम्म, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे जो रिसर्च फ़ील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हम्म। पहले वो अपनी लर्निंग करे, पहले सीखे। यूट्यूब हमारे पास बेस्ट सोर्स पहले है, लर्निंग ईज़िली कर ले। एक्सेसिबल है। हुँ। जी, जी, बताएँ।
जी, उसके बाद लर्निंग करने के बाद जब आपने ये स्टेप कर लिया ना, तो फिर अब आप 0 से समझे 2 पर आ गया कोई भी इंसान। हुँ, जैसे 0 से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से स्टार्ट किया था, वो 2 पर आ गया। नाउ यू कैन आस्क फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कि अब आपको ये लग रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल उसमें कर सकते हैं काम, तो फिर अब आप हुँ, किसी को भी अप्रोच करें, और कोई भी आपके सीनियर हो, कोई भी जूनियर हो, उनके साथ आप इस स्टडी में सबसे पहले असिस्ट करें एज़ अ रिसर्चर, ताकि आपको पता चल जाए जी, कि जर्नी किस तरीके से होती है, क्या होता है। और फिर जो है, फिर आप जो अपना खुद भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं होता। एक दफा आपको जर्नी पता चल जाती है, फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं। और मगर चूज सीनियर को भी चूज करते हुए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि वो सीनियर का भी कोई रिसर्च बैकग्राउंड हो, क्योंकि कभी कभी सीनियर बिल्कुल। भी जूनियर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, कि उनसे सारा काम करवा लिया, फिर उनको ऑथरशिप जो है वो बिल्कुल फोर्थ फिफ्थ दे दी, या जो है ना एथिकल अप्रूवल ही नहीं लिया, बच्चों से पूरा काम करवा लिया और एथिकल अप्रूवल लेना ही भूल गए, फिर एंड में परेशान हो रहे हैं सब लोग, कि जो है ना कि अब पब्लिश ही नहीं हो सकती कि हमारे पास एथिकल अप्रूवल नहीं है। तो अगर आप हुँ। सीनियर को भी चूज करें, तो कोई ऐसा सीनियर चूज करें तो जो आपको पता हो कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम सेशन को एंड करें। आपने सुना होगा गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, गेस्ट ऑथर सॉरी मैं इसमें कन्फ्यूज़ कर गया कि हाँ, आप गैस ऑडिशन। पोस्ट देखेंगी व्हाट्सऐप के ऊपर के 15 के अंदर हम आपको ऑथरशिप देते हैं, 20 के पे हम आपको ऑथरशिप जी। देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या जी, कहेंगे, ये एथिकली ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये। मतलब ये तो एक, अगर आप रिसर्च में भी देखें तो ये जो है मिसकंडक्ट है, और इसको जो है बिल्कुल, मतलब कि अगर आप कोई भी, जैसे जीसीपी का हम लोग एक कोर्स करते हैं, रिसर्चर्स द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के नाम से, तो अगर उसके अंदर जो चीज पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है कि रिसर्च से रिलेटेड एथिक्स क्या क्या है। तो जैसे प्लेजरिज्म हो गया, या डेटा फॉल्सिफिकेशन हो गई, फैब्रिकेशन हो गई, कि आप डेटा खुद बना रहे हो या डेटा के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो ये भी उतना ही वो है कि गिफ्ट ऑथरशिप, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अब जैसे पाकिस्तान में डेफिनेटली ट्रेंड है, जैसे पैसे लेने के अलावा भी, कि अगर कोई आपका प्रोफेसर है या कोई अगर सीनियर वो है, तो आप उनको दे देते हो, क्योंकि पार्ट ऑफ के आप उनको ये फील कराना चाहते हो कि ओके, यू आर माय सीनियर, या कोई भी इस तरीके से करके आप उनको ऑथरशिप दे देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इन रिटर्न पे वो आपको कुछ बेनिफिट देंगे। या प्रोफेसर आपको खुद कहते हैं कि जो है ना, हमें आप इस ये रिसर्च कर रहे हो तो मुझे भी वो चाहिए, ऑथरशिप चाहिए। तो ये डेफिनेटली ये सब मिसकंडक्ट के अंदर आते हैं, ये सब अलाउड नहीं है, और ये इथिकली, मतलब एक आप इथिकल चीजों का वॉल्यूशन कर रहे हो रिसर्च के अंदर, अगर कोई भी आप गिफ्ट ऑथरशिप दे रहे हैं या कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो कि स्टॉप होना चाहिए पाकिस्तान में, आई बिलीव। बट आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम टू डू दैट। चलें इस वीडियो के थ्रू जो नए ग्रेजुएट्स हैं या अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज हो जाना चाहिए कि अगर आप सिर्फ़ पे करके ऑथरशिप ले रहे हैं और आपका उसमें अपना कोई भी हम्म। काम नहीं है, तो वो एथिकली ठीक नहीं है। तो बाकी हमारा काम और जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड करना है, बाकी उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एट द और एंड एक और मैं आपको मैं बात चाहूँ बता दूं, जी, जी। एक और मैं आपको इससे रिलेटेड बात बता दूं, कि पहले तो लोग फिर भी बच जाते थे, मगर अब जो है, जो भी गेस्ट ऑथर्स होते हैं उनको अब ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो कि पहचान भी जाते हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ इस तरह के, अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर है, या अगर आप फर्स्ट ऑथर आप बन गए गिफ्ट ऑथरशिप में, क्या आपने किसी को बहुत ज्यादा कोई अमाउंट दे दिया या कोई चीज दे दी, और वो जर्नल आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप उनको आंसर नहीं कर पाते, तो फिर जो है आपको वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। तो अगर आप कहीं पे भी अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबको पता चल जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, क्योंकि आप पहले ही ब्लैक लिस्ट में हैं। और दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली एचईसी ने भी बहुत सारे लोगों को इस वजह से ब्लैक लिस्ट में करा है, क्योंकि वो लोग भी जो है इस तरीके से गेस्ट ऑथरशिप वो कर रहे थे, प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन के वो बने हुए थे, वो बिकॉज ऑफ देयर पब्लिकेशन, फेक पब्लिकेशन। तो अगर आप बुरा करते हैं तो फिर वो पता चल जाता है लोगों को। अब इतना लोगों ने तरक्की कर ली है, चीजों में इतनी फास्ट चीजें चल रही हैं कि आप बच नहीं पाएंगे। तो ये हुँ। ख्याल रखना चाहिए। सही। लास्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि अगर जो भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो अपना कैरियर नहीं चूज़ कर सके, तो उनके लिए आप एक जनरल कोई एडवाइस देना चाहें क्योंकि आजकल हमारी फ़ील्ड के अंदर ख़ास तौर पर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है कि उनको हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट से डर लगता है। इससे पहले कि वो हम्म। ग्रेजुएट हों, वो यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि हम ग्रेजुएट होंगे तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्योंकि ये एक हम्म। परसेप्शन बना हुआ है, तो हम अपनी इस वीडियो के थ्रू एक कोई मैसेज आप देना चाहें कि एडवाइस देना चाहें यंग ग्रेजुएट्स को या उन ग्रेजुएट्स को जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड हैं, तो
आप वो एडवाइस दें। जी, बिल्कुल देखें, अनएम्प्लॉयड अगर हम बात करें ना, तो फिर अगर आप पाकिस्तान में देखें स्पेशली, तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट को देख रहे होते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी फील्ड में प्रॉब्लम्स है। मगर जब आप फील्ड के बाहर देखते हैं इस फील्ड के, तो भी सेम सिचुएशन ही है। अगर आप मेडिकल फील्ड से भी बाहर निकल के इंजीनियरिंग में भी देखें, या जो अगर आप मेडिकल के अंदर ही एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी देखें, तो उनका भी अब एम्प्लॉयमेंट, पहले आपको नहीं मिलता था कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो अनएम्प्लॉयड हो, मगर अब इतने ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके भी टेंशन और वही होती हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की होती हैं। तो आई थिंक ये अभी हमारे मुल्क का भी कुछ थोड़ा सा इस तरह का वो है। मगर मगर असल बात ये होती है कि अगर कोई भी पोजीशन आती है, कोई भी चीज आती है, तो सिलेक्शन आपको उस बेस पे होता है जो आपके स्किल्स हैं या जो आपकी नॉलेज होती है। अगर आप उसमें आउटस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर जो है आई थिंक अल्लाह ताला फिर आपके लिए खुद रास्ते बनाते हैं। अगर आप पहले से गिव अप कर देंगे कि नहीं, मैं फोर्थ ईयर में हूँ और मैं तो थर्ड ईयर में हूँ और इस फील्ड का कोई फायदा नहीं है और इस चीज का कोई वो नहीं है, हुँ, तो फिर तो डेफिनेटली फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन इज द की। और अगर आप मोटिवेटेड हैं कोई काम करने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता रहता है। मगर अगर आप खुद बिल्कुल। ही अपने आप को इस तरह कर लेंगे और खुद ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे, तो फिर ये होता है कि फिर अल्लाह ताला ने जो डिसाइड किया हुआ होता है, फिर वो नहीं हो पाता। तो आई थिंक हमें वो करना हुँ, चाहिए जो हमारे हाथ में। आउटकम देखें, हमारे कभी भी हाथ में नहीं होता, आउटकम हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है कि हम हुँ, अपना जो भी हमने पाथवे चूज किया उसके अंदर हम हार्डवर्क करें, और आउटकम हम छोड़ बिल्कुल, दें उनके ऊपर जिनका काम है आउटकम देना, और फिर जो है बिल्कुल, उसका सिला मिलता भी है। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स जब भी थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, जैसे इसके लिए बारे में आई थिंक आपके चैनल के ऊपर वीडियो है फ्रीलांसिंग हुँ, की या डिफरेंट डिफरेंट जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक फील्ड के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं ये बुरी बात भी समझी जाती है कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या अगर आप डीपीटी कर रहे हैं या आप कुछ और प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, तो आप उस प्रोफेशन से ही बाउंड होकर अपनी लाइफ गुजार लें। अर्निंग के हुँ, लिए तो आप पैसा तो जितना आए और जहां से आए वो कम ही है ना। तो आप जिस कुछ तरह से पैसे के लिए, अर्निंग के लिए आप कुछ भी हुँ, मतलब कुछ भी आप अगर फ्रीलैंसिंग का भी आप अर्निंग के लिए ड्राइविंग भी कर रहे हो, तो सारी चीजें कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप थर्ड ईयर से हुँ, फोर्थ ईयर से कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर दें या कोई और अर्निंग हुँ, अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है, कि जैसे लोग छोटे छोटे बच्चे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और फील्ड के लिए फिर आपकी डेफिनेटली जो मोटिवेशन है और जो हुँ, चीज है, वो तो आपको उसमें तो एक्सेल करना ही है कि आप किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए एक अब्रॉड का रास्ता है, डिफरेंट डिफरेंट अब हुँ, बहुत ज्यादा जो वो है अपॉर्चुनिटीज, वो डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए, बट जैसे हुँ, स्कॉलरशिप्स हैं या इस तरह की चीजें, तो ये तो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो आप कोई भी स्कॉलरशिप के बिल्कुल। लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी बाहर जाकर फ्री में पढ़ सकते हैं। सो इट इज लाइक दिस। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब आपके टाइम के लिए और हम मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यूएबल सेशन है। बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कोई भी क्वेश्चंस हों इस फील्ड से रिलेटेड या अदर फील्ड से रिलेटेड जिसको हम आंसर कर सकें तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे किसी और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब एंड थैंक यू फॉर थैंक वाचिंग। यू सो अल्लाह मच हाफ़िज़। फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।